Excuse me, sir. Actually, I was absent, so I don't know. You could send me the recording. Yes, I can. And Okay, sir. Thank you. on this Monday, हाँ on this Monday आपका टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट में क्या टॉपिक रखा जाए फिजिक्स में बेटा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैथमेटिक्स जो है छूटा हुआ है, क्लियर भी नहीं है, बिकॉज हमारा आपका उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन क्लासेस में नहीं हुआ था. सो सर जो व्हाट शुड बी द टॉपिक? क्या बेटा? सर जो लेटेस्ट हो रहा है जहाँ तक भी होगा वहाँ तक. ओके, So ठीक है. differentiation. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है. मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डालूंगा. 20 to 25 क्वेश्चन डालूंगा मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन Okay, इंटीग्रेशन के. ठीक है, चलिए. sure, sir. तो हाँ, पिछली क्लास में बेटा जो भी मैंने वेक्टर से रिलेटेड जो भी बातें मैंने बताई थी, दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ठीक है, थोड़ी बहुत बातें थी, और जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर उसको रिपीट कर लूंगा. जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं उसको यहाँ पर रिपीट कर लूंगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. Sir, तो हाँ, could you please summarize the previous slide? बेटा मैंने पिछली क्लास में सिर्फ ये बताया था कि वेक्टर होते क्या हैं, व्हाट आर द वेक्टर. वेक्टर की डेफिनेशन जो कि आप सबको पता है. वेक्टर की डेफिनेशन थी बेटा कि एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इट स्ट्रिक्टली शुड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, वो फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेक्टर कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं इन इंडियन बुक्स, तो आप उस क्वांटिटी के ऊपर एक एरो बनाते हैं बेटा. दिस एरो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, अ स्ट्रेट लाइन एंड एन एरो. ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है बेटा, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये एरो जो होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस क्वांटिटी के टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था, को इनिशियल, को प्लेनर, को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, और जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर. तो सबकी डेफिनेशन बताइए बेटा कि कौन क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि को इनिशियल मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. इफ ऑल वेक्टर हैज द सेम इनिशियल पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, देन दैट इज नोन एज द को इनिशियल. सेम एंडिंग पॉइंट मतलब जहां पर सारे वेक्टर्स के हेड आकर के मिल रहे होंगे. इसमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और ये जो एरो लगा होता है इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर. तो अगर कई सारे वेक्टर्स के टेल एक ही है, एक ही पॉइंट टेल है, तो को इनिशियल. सारे वेक्टर्स के हेड एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रहे हैं, तो को टर्मिनेटिंग वेक्टर. ठीक है, और पैरेलल वेक्टर मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन हमेशा सेम हो, वो पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं. को प्लेनर वेक्टर मतलब बेटा जो ऐसे सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, वो को प्लेनर हो जाते हैं. एंटी पैरेलल जिनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो 180 डिग्री पर, वो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं. ठीक है, इक्वल वेक्टर ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो सारे पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटा, वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, और जीरो वेक्टर का मतलब हो गया एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो बट उसके पास कुछ एक डायरेक्शन होता है. और यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाता है बेटा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बट उसके पास कुछ एक डायरेक्शन हो. यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा आफ्टर एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो यही बातें हमने बताई थी, और ये बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर. दो वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको वेक्टर्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है. ये हो गया मान लीजिए कोई एक वेक्टर, वेक्टर ए, और आपको एक और वेक्टर पता है वेक्टर बी. ठीक है ना, तो वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के टेल पर पुट करना होता है. अगर हमने वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के टेल पर पुट कर दिया, दोनों के टेल को सेम कर दिया, without changing the direction of A and B,
ए और बी का डायरेक्शन बदले बिना, जिस डायरेक्शन में ए एंड बी एक्ट कर रहे थे वो अभी भी उसी डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बेटा जो स्मॉल एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का जो स्मॉल वाला एंगल होगा, एक एंगल ये थीटा है छोटा वाला, एक एंगल ये बड़ा बन रहा है, तो बड़ा वाला नहीं बेटा, जो छोटा वाला एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। या फिर अगर आप इस तरह से करते हो कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रख रहे हो, जैसे यहाँ पर आपने वेक्टर ए के हेड पर आपने वेक्टर के टेल को रख दिया, क्या करोगे बेटा, तब आप वेक्टर ए को थोड़ा सा, सर द बोर्ड इज क्लियर, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा? हाँ सर, बीच बीच में ब्लर हो रहा है। यस सर। वेक्टर्स को ऐड करने का एक मेथड है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। और एक और मेथड होता है बेटा जिसको हम बेसिकली एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, वो होता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों ही मेथड हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं एंड इन फ्यूचर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को यूज करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा ही कि नहीं होता है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में ट्रायंगल लॉ का यूज हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, बट सबसे ज्यादा यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि ये एनालिटिकल मेथड है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, उसमें आपको ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप पैरेललोग्राम की बात करते हैं वो एक एनालिटिकल मेथड होता है, वहां पर कुछ एक मैथमेटिकल फॉर्मूले बन जाते हैं, उन फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए पैरेललोग्राम को ज्यादा यूज किया जाता है इन कंपैरिजन टू द ट्रायंगल लॉ, ठीक। सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल लॉ के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ विल बी द, दोनों ही बेटा एकदम साथ में होंगे, दोनों का तरीका एक ही है, थोड़ा सा चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ की हम बात करें कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ की हेल्प कैसे ली जाएगी, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो जस्ट सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास है बेटा वेक्टर ए, ये स्ट्रेट नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्टेड बनाया हुआ है जानबूझ करके, ठीक है ना, ये मत सोचना मैंने इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाया। एक वेक्टर ये हो गया बेटा, एक वेक्टर मैंने ऐसा बना दिया, ये वेक्टर बी हो गया, और किसी ने हमें ये सजेस्ट कर दिया, मतलब इन द क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसके हेड को आगे एक्सटेंड करेंगे, इसके टेल को थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, तो ये जो हो गया बेटा ये थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड वी हैव एन आइडिया अबाउट द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर, उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा हमें प्रोवाइडेड। तो आपसे बोला गया है कि जस्ट यूज द ट्रायंगल लॉ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को ऐड करके इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, हाउ टू फाइंड आउट दैट। अब रिजल्टेंट से मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, जैसे एग्जांपल ले लो, आप फोर्स का एग्जांपल ले लो। अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अब इस ऑब्जेक्ट पर किसी ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, किसी ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है, दोनों ने, एक ने पकड़ के इसको इधर खींचा, एक ने पकड़ के इधर खींचा, ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऑब्वियसली ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा लिखा होगा आपने एग्जांपल, देखा ना, एक ने किसी अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एक ने किसी अलग डायरेक्शन में, और ब्लॉक का मूवमेंट किसी अदर डायरेक्शन में। तो हाउ टू जस्टिफाई दिस, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप बोलोगे कि दो फोर्स लगे और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आया वो स्ट्रेट के अलोंग आ गया, हॉरिजॉन्टल के अलोंग आ गया, इसलिए ब्लॉक का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग होता है। तो एंगल पर डिपेंड करता है सब कुछ एंगल पर डिपेंड करता है। यही फोर्स है बेटा, अगर इन्हीं फोर्सेस को आपने कुछ इस तरह से अप्लाई कर दिया होता, एफ इधर लगाया, एफ इधर लगाया, ठीक है, 90 डिग्री पे लगा दिया, तब इसका मूवमेंट इधर हो जाता, ठीक है ना। तो क्या होता कि जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को, एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब
तो वेक्टर्स को ऐड करोगे, अगर आप 10 + 10 करते हो इन वेक्टर, तो 10 + 10 20 भी होगा और 0 भी होगा, और 0 से लेकर 20 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो। स्केलर में ऐसा नहीं होता बेटा, स्केलर में 10 + 10 सिर्फ और सिर्फ 20 ही होता है, बट वेक्टर में इसकी वैल्यू 0 से 20 के बीच में बदल सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है एंगल पर। ठीक, तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है, इसका कुछ एक मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए ये वेक्टर हमारा 10 मीटर का है और वेक्टर भी हमारा 5 मीटर का। जस्ट एक एग्जांपल लेकर के साथ में चल रहा हूं जिससे आपको ये ट्रायंगल लॉ समझ में आ जाए। जब आप इस ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो ये वेक्टर है, हमने वेक्टर ए को कुछ एंगल पर बनाया हुआ है, हमने वेक्टर बी को भी कुछ एंगल पर बनाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप वेक्टर ए को सबसे पहले स्ट्रेट बनाओ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अपने स्केल की हेल्प से, और एक पर्टिकुलर स्केल आप ले लेंगे। पर्टिकुलर स्केल आप क्या ले लेंगे बेटा, 10 मीटर को मानिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे अपनी कॉपी में, 5 सेंटीमीटर अपनी स्केल से मेजर करेंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, उस मैग्नीट्यूड को एक प्रॉपर स्केलिंग के साथ आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है बेटा, अगर 10 मीटर को 5 सेंटीमीटर लिया है तो 5 मीटर को क्या लेना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड से, मतलब ये जैसे कि एग्जांपल है बेटा 5 सेंटीमीटर आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर ए हमने ड्रॉ कर लिया। अब वेक्टर ए की हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करना है, वेक्टर ए की हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से कि इनके बीच का एंगल ना चेंज। बस यही ध्यान देने वाली बात है बेटा, जो एंगल इनके बीच में क्वेश्चन गिवन था थीटा, वही एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए। उसी एंगल को बनाते हुए वेक्टर बी को ड्रॉ कर दो, जो कि 2.5 सेंटीमीटर की लाइन होगी अकॉर्डिंग टू योर स्केल। ये पूरा ड्रॉ कर लोगे बेटा, वेक्टर ए भी ड्रॉ कर लिया, वेक्टर बी को भी ड्रॉ कर लिया, बस वेक्टर बी को उठा करके वेक्टर ए के हेड पर रख दिया गया है। इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नाउ फाइनली आपको वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से ऐड करना है, जोड़ना है। अपनी स्केल उठाओ और इसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद स्केल लेकर इसकी लेंथ को मेजर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट टू वेक्टर्स, मतलब वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। So this is how use the triangle law। triangle law को आप किस तरह से यूज करेंगे उसका ये तरीका है बेटा। पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करो, फिर दूसरे वेक्टर को इसके ऊपर ड्रॉ करो प्रॉपर स्केलिंग के साथ, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल मेथड होता है बेटा। एंड आफ्टर दैट जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के इक्वल होगा, एंड दिस रिजल्टेंट इज गोइंग टू मेक सम अनदर एंगल विद वेक्टर a, दैट इज अल्फा। तो बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ट्रायंगल लॉ क्लियर है बेटा, समझ में आया? Yes, sir. सर एक बार फिर से वो था। एक बार फिर से। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर होंगे, दो से ज्यादा वेक्टर भी होंगे तो उसके लिए पॉलीगन लॉ होता है, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है बेटा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड वी हैव एन आइडिया अबाउट द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर। ट्रायंगल लॉ को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या पता है, वेक्टर ए गिवन है पता है, वेक्टर बी गिवन है पता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है वो भी हमें पता है। ठीक है बेटा, तो हमने इसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया हॉरिजॉन्टली। ये किसी भी एंगल में हो, किसी भी एंगल पर दिया हो बुक में या कॉपी या क्वेश्चन में, कैसे भी ड्रॉ हो, आप वेक्टर ए को सीधा सीधा, अब जरूरी नहीं कि वेक्टर ए को ही हमेशा सीधा बनाओ, आप वेक्टर बी को भी सीधा ही बना सकते हो बेटा। यू आर फ्री टू चूज बेटा, यू आर गोइंग टू ऐड a प्लस b या b प्लस a, बात देखिए। ठीक है, तो आपने को एक वेक्टर को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लिया, फिर दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रख देना है। बस ध्यान क्या रखना है बेटा, ध्यान ये रखना है कि दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो क्वेश्चन में जो दिया गया था वही होना चाहिए। दोनों के बीच का एंगल जो क्वेश्चन में गिवन था वही होना चाहिए, वो एंगल नहीं बदलना चाहिए। अगर यहाँ पर थीटा एंगल गिवन था तो यहाँ पर भी थीटा एंगल होना चाहिए। ऐसा करने के बाद वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दैट टू वेक्टर। वही क्या होगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा बेटा, जिसको आप लिखोगे वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस b, and that resultant is also going to make some angle alpha with the reference line, with the horizontal line। ठीक है, क्लियर बेटा, आया समझ में?
Yes, sir. चलिए, तो अगर आपको ऐसी कभी कोई सिचुएशन मिलती है, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिलती है बेटा, तो आप इसको आसानी से ऐड कर पाओगे ड्रॉ करके, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल लॉ होता है। अब इसका यूज कैसे होता है डेरिवेशन वगैरह में? कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज का जब आप डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो किसी भी डेरिवेशन में देख करके लिख दिया जाता है कि दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट प्लस दैट, ऐसा लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना कभी भी कि जब आपको ये ट्रायंगल लॉ यूज करना होगा ना, तो जिस वेक्टर का हेड और टेल आपस में मीट कर रहा है, जैसे ए और बी का हेड और टेल आपस में मीट कर रहा है, तो उन दोनों का वेक्टर समेशन जो होगा बेटा, वही क्या होगा, a प्लस बी, तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? Yes. यस सर। अच्छा, अब मान लीजिए मैं बोलता इसी ट्रायंगल लॉ का यूज करके दोनों वेक्टर को सबट्रैक्ट करिए, तो सबट्रैक्ट करने के लिए क्या, अगर मैं बोलता कि फाइंड आउट एडिशन या सब्ट्रैक्शन इक्वल लिख देता हूं मैं, तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर सबट्रैक्ट करना होगा, देन व्हाट यू विल डू, सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली आपसे ये बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। तो देखो बेटा, आपने a को ड्रॉ किया, आपने b को ड्रॉ किया, जरूरत किसकी है, ये जो हमारे पास आ रहा है a माइनस बी, इसका मतलब है वेक्टर a प्लस माइनस का वेक्टर b, यही है ना बेटा? a माइनस b का मतलब यही हुआ ना, a प्लस माइनस b वेक्टर। बोलो बेटा, यही होगा ना मतलब इसका? यस सर। Yes, sir. तो करना क्या है, ये b वेक्टर जो है ऊपर की तरफ है, माइनस b वेक्टर किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। एग्जैक्टली अपोजिट, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, आप केवल डायरेक्शन बदल देंगे तो वो हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब ये हमारे पास वेक्टर ए ऑलरेडी है, माइनस बी वेक्टर ये हो गया, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो बेटा, तो दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ए माइनस वेक्टर। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है तो एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड करना है, तो बस दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन बदल के बिल्कुल ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर लो, आपको रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b मिल जाएगा। बोलो, समझ आया? Yes, sir. तो ट्रायंगल लॉ को समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ बेटा। सर, ये जो बी वेक्टर था ये माइनस कैसे हुआ? बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, मैंने क्या बोला, एक तो आपको एडिशन करना है, एडिशन का मतलब हो गया a प्लस b, दूसरा अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है a माइनस b, तो a माइनस b का मतलब हो गया a प्लस माइनस b वेक्टर, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने इसको ड्रॉ किया कि a में हमें माइनस b वेक्टर को ऐड करना है, ये a था ये b था, तो b का डायरेक्शन बदल दिया तो माइनस b वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन बदलना है तो उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। Okay. क्लियर है? Yes. ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की। कभी-कभी इसका यूज ऐसे हो जाता है बेटा, पॉलीगन लॉ में, मतलब कई सारे वेक्टर अगर आपको दे दिए जाए बनाने को, ये सिर्फ समझने वाली बात है, ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे, समझा भी इसलिए क्योंकि कभी-कभी कुछ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दिस चीजें लिख दी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है बेटा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कई इसमें क्या होता है बेटा, कई सारे वेक्टर आपको दिए होंगे, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, वेक्टर डी दिया है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आपको दिए होंगे और आपको बोला जाएगा कि इनको ऐड करिए। तो ऐड करते वक्त आपको क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है उसके बीच का एंगल क्या है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है, सी और डी के बीच का एंगल क्या है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी। तो हाउ टू ऐड देम, इसी मेथड का यूज करते हुए इसको हम कैसे ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, वेक्टर ए को हमने ड्रॉ कर लिया, किसी भी एक वेक्टर को उठा के ड्रॉ कर लिया। अब इस वेक्टर ए के ऊपर उस वेक्टर को ड्रॉ कर दो जिसका एंगल आपको पता है,
अगर ए और बी के बीच का एंगल पता है तो बी को ड्रॉ कर दो, ए और सी के बीच का एंगल पता है सी को ड्रॉ कर दो, ए और डी के बीच का एंगल पता है डी को ड्रॉ कर दो। मान लीजिए आप बी का एंगल पता है तो मैंने यहाँ पर बी को बनाया विदाउट चेंजिंग द एंगल। जो भी एंगल इसमें गिवन था, मान लीजिए अल्फा गिवन था, तो हमने उस अल्फा एंगल पर इस बी को बना दिया। अब बी और सी के बीच का भी एंगल हमें पता है, तो अब हम यहाँ बी के हेड पर सी को ड्रॉ करेंगे विदाउट चेंजिंग द एंगल बिटवीन देम। अब इनके बीच में अगर एंगल मान लो क्वेश्चन में बीटा गिवन था तो हम उसको बीटा लिखेंगे, बेटा ये सी वेक्टर हो गया। अब सी और डी के, सी के ऊपर डी को ड्रॉ करेंगे विदाउट चेंजिंग द एंगल। देखो बेटा डी हमारा इस तरफ कुछ है ऐसा, तो ये सी और डी के बीच का एंगल जो भी गिवन था वो गामा हो गया, ये हमारा वेक्टर डी हो गया। तो इस तरह से जितने भी वेक्टर्स होंगे बेटा आप सबको ड्रॉ करते जाओगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, विदाउट चेंजिंग द म्यूचुअल एंगल बिटवीन देम। बात समझ में आ रही? बात समझ आ रही? If there are more than two vectors, then आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है। एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, फिर दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे का टेल, तीसरे के हेड के ऊपर चौथे का टेल। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना जब तक सारे वेक्टर ड्रॉ नहीं हो जाते। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, अब फाइनली आप क्या करोगे? इतना करने के बाद जब आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, देन जो आपका इनिशियल वेक्टर है उसके टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाओ, एंड दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ये हो जाएगा आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर विल बी रिटन एज a plus b plus c plus d एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये टोटली ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। दिस इज टोटली ज्योमेट्रिकल मेथड। आई होप दैट आपको समझ में आया। क्लियर? तो Yes, ये समझाने का मेरा मोटो केवल इतना सा था कि इन फ्यूचर इफ यू विल सी एनी डायग्राम, ठीक है ना, वेक्टर से रिलेटेड कोई डायग्राम देखोगे तो आप उस डायग्राम को देखकर बता सकते हो कि कौन सा वेक्टर बाकी तीन वेक्टर के एडिशन के इक्वल है ना? बस ध्यान ये देना बेटा, हेड ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जिसका टेल मीट करेगा और जिससे हेड मीट करेगा वो रिजल्टेंट होगा, बाकी वो सबके बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल लॉ। क्लियर? समझ आ गया बेटा? yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन को यूज करना होता है, जिससे आपको डिफरेंट रिजल्टेंट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो ये तो कहानी थी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लो बेटा आपने यहाँ पर वेक्टर ए लिखा, फिर यहाँ पर आपने वेक्टर बी को बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपने वेक्टर बी को बना दिया, फिर बी के ऊपर आपने वेक्टर सी को बनाया और वेक्टर सी का हेड वेक्टर ए के टेल पर पहुंच गया, कुछ इस तरह से वेक्टर सी। तो इस डायग्राम को देख करके आप क्या बोलेंगे? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि जो फाइनल वेक्टर का हेड है वो इनिशियल वेक्टर के टेल के ऊपर आ गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। ठीक है? ठीक, सिचुएशन समझ में आ रही है? सर फिर से बता दो। अगर मान लीजिए आपको तीन वेक्टर दिए हैं और आपने ज्योमेट्री लगाई, वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, फिर वेक्टर सी ड्रॉ कर दिया, जैसे मैंने बताया जो स्टेप यहाँ पर आपने फॉलो किया था, एक के हेड के ऊपर दूसरे के टेल को रखते चले गए, तो आपने क्या देखा कि जो फाइनल वेक्टर था, जो सी वेक्टर था, सी वेक्टर का जो हेड था वो वेक्टर ए के टेल पर आकर के मीट कर गया। ठीक है ना? क्योंकि फाइनल स्टेप आपका क्या होता था? इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना, वही रिजल्टेंट होता था। अब अगर फाइनल वेक्टर का हेड इनिशियल वेक्टर के टेल के ऊपर आ गया, हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया लास्ट में, उसका रिजल्टेंट 0 कैसे आया? वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल वेक्टर आपने बनाया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डी बनाया था आपने, लास्ट में क्या बनाया डी, अगर इस डी वेक्टर का हेड वेक्टर ए के टेल पर आ जाता तो आप क्या उनके बीच में कोई डिस्टेंस निकाल पाते? बोलो। ये जो फाइनल वेक्टर आपने ड्रॉ किया बेटा, वेक्टर सी का हेड सीधे आकर के वेक्टर ए के टेल के ऊपर गिर जाता है, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर सी के हेड को जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो आर क्या हो गया बेटा? 0। अच्छा सर, ओके, है ना? ओके सर। बट यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात क्या है, एक ये डायग्राम है और एक ऐसा डायग्राम मैं बना दूं,
ऐसा ए बी और सी, तब यहाँ पर आप लिखोगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों का डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? ऊपर वाले डायग्राम में वेक्टर सी का जो हेड है वेक्टर ए के टेल से मीट कर रहा है, और नीचे वाले डायग्राम में वेक्टर सी का हेड वेक्टर बी के हेड से मीट कर रहा है। हेड हेड एंड टेल टेल। बिल्कुल, तो इसलिए सी इक्वल टू ए प्लस बी। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द ट्रायंगल लॉ। डायग्राम को देख करके ये बता पाना कि कौन कौन से वेक्टर का समेशन किसके इक्वल है। ठीक है, बस यही इतनी बात आपको ट्रायंगल लॉ में सीखनी जाननी होती है। बोलो बेटा, समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. गुड, तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिससे आप कुछ न्यूमेरिकल कर पाए। ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक बातें थ्योरेटिकल थी, अब बातें कुछ न्यूमेरिकल पर आएंगी। इसमें मेरा जो भी पॉइंट्स आपको लगे नोट करने वाला है, आप अपनी लैंग्वेज में ठीक है बेटा। आवाज आ रही है? यस सर। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, कैसे हम इस मेथड को यूज करेंगे? तो अगेन वी हैव एन आइडिया अबाउट द टू वेक्टर्स। हमें क्वेश्चन में दो वेक्टर्स गिवन होंगे, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी हमें गिवन होगा। तो वी हैव टू वेक्टर्स, एक वेक्टर मैंने बना दिया वेक्टर ए, एक और वेक्टर मैंने बना दिया वेक्टर बी, एंड वी हैव एन आइडिया दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, दिस इज थीटा। ठीक है बेटा, now we have to add these two vectors to obtain their resultant। अब ध्यान ये रहे बेटा, मैंने हेडिंग क्या कहा था, पैरेललोग्राम लॉ, तो इसमें दो वेक्टर को ही एक साथ ऐड किया जाएगा। ठीक है, दो वेक्टर को ही। अब पॉलीगॉन लॉ यहाँ पर नहीं होगा, पॉलीगॉन लॉ तो एक अलग चीज हो गई, वो डिपेंड कर गया ज्योमेट्री पर। ठीक है ना, वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग था कि अगर आप एक प्रॉपर स्केल के साथ वो डायग्राम बना लेते हैं तो फिर बाद में स्केल की हेल्प से ही आप इसको मेजर कर लेंगे, बट यहाँ पर आप फॉर्मूले अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल हमें थीटा गिवन है। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, यूज दीस टू वेक्टर टू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। इन दोनों वेक्टर का बनाओ। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वेक्टर ए को ऐड कर ड्रॉ कर दिया बेटा हॉरिजॉन्टली, ये हमने वेक्टर ए को ऐड कर दिया, सॉरी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर बी के टेल को रखना है। ध्यान से समझना, काफी आसान है, मुश्किल काम नहीं। ठीक है, वेक्टर बी के टेल को रखना है, और मैंने आपको बताया था एंगल कैसे मेजर करते हैं। एंगल मेजर करने का दो तरीका था, टेल टू टेल या फिर टेल टू टेल। यहाँ पर देखो बेटा, दोनों के टेल आपस में मीट करके ये वेक्टर बी हमने बना दिया, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ऐसे हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक, एक वेक्टर वेक्टर ए को बना दिया, वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर बी के टेल को रख दिया, और उनके बीच का एंगल थीटा था, वो थीटा मार्क कर लिया। अब हमें क्या कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम। जस्ट शिफ्ट दिस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है वेक्टर ए, इसको शिफ्ट करो इसके हेड पर। जब आप इसको इसके हेड पर शिफ्ट करेंगे तो इट विल लुक्स लाइक दिस। ये पहुंच गया यहाँ, ये भी वेक्टर यही है, क्योंकि किसी प्लेन में वेक्टर को आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी वेक्टर को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं उसी प्लेन में। तो मैंने शिफ्ट कर दिया भाई, वेक्टर को यहाँ पहुंचा दिया। अब वेक्टर बी को भी शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा दो, ये हमने यहाँ पर वेक्टर बी को पहुंचा दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया वेक्टर बी। और इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, थीटा होगा ऑब्वियसली। तो बन गया पैरेललोग्राम।
बोलो जो पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया क्या वो आपको समझ आया? Yes, sir. कैसे ड्रॉ करना है बेटा पैरेललोग्राम? दो वेक्टर आपको गिवन होगा, दोनों वेक्टर के टेन को आपस में जोड़ना है विदाउट चेंजिंग द एंगल बिटवीन देम, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट टू वेक्टर्स यू हैव टू कंप्लीट दैट पैरेललोग्राम। और जब आपका पैरेललोग्राम बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम आपका बन करके तैयार हो गया, आफ्टर दैट व्हाट टू डू, द लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब इस पैरेललोग्राम में एक लॉन्गेस्ट डायगोनल मिलेगा बेटा आपको, ये वाला, the longest diagonal of that parallelogram, जो longest diagonal होगा बेटा उस parallelogram का, that will be the resultant of two vector, that will be the resultant of that two vector, vector A plus vector B। ठीक है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जो उस पैरेललोग्राम का लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा that will be resultant। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं longest diagonal of parallelogram will be resultant। ठीक, तो फिर डायग्राम आपको समझ में आ गया? डायग्राम में कहीं कोई कमी तो नहीं हुई बेटा? डायग्राम समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन, बिकॉज़ वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। पहले कुछ बोल रहे बेटा? कुछ बोला क्या आपने? सर इसमें ट्रायंगल लॉ भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, अगर आप पैरेललोग्राम का आधा पोर्शन देखोगे तो ट्रायंगल ही है। तो सर इसमें पैरेललोग्राम लॉ यूज करने का जरूरत क्या है? बेटा ये पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से हम लोग दो चीजें एक साथ फाइंड आउट करते हैं। जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है वो हमें बताता है a प्लस बी, और जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होता है वो हमें बताता है a माइनस बी। दूसरे डायगोनल को बनाओगे तो वो a माइनस बी होगा। मतलब ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है ट्रायंगल लॉ के कंपैरिजन में। ट्रायंगल लॉ में तो मैंने आपको बोला था कि बेटा आपको एक स्केल लेकर के स्केल से मेजर करके बनाना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम क्रिएट कर देना है बस। ओके सर। तो अब ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है इसको मैंने अल्फा मार्क कर दिया, इस पूरे पैरेललोग्राम का नाम दे दिया पी क्यू आर एस। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर आर टी। एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना बेटा आर टी पी क्यू के ऊपर। ठीक, अब इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद एक होता है क्वांटिटीज को रिजॉल्व करना। क्या आपने क्वांटिटीज को रिजॉल्व करना सीखा है? क्या आपको क्वांटिटीज को रिजॉल्व करना आता है बेटा? नो सर। No, नहीं आता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखो बेटा मैं फिर से एग्जांपल लूंगा फोर्स का ही, क्योंकि यही वो चीज है जिसको आप अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अगर ब्लॉक के ऊपर फोर्स मैंने इसको इधर से पुश करना शुरू किया, ये हमारा मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस। हमने इसको इधर पुश किया, ठीक है। तो जब आप इसको इधर पुश करोगे तो ये ब्लॉक जो है इस तरफ इसी लाइन के अलाउंग जाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है इसी के अलाउंग जाएगा बेटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं? yes, sir. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि दिस ब्लॉक इज गोइंग टू कवर सम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सम डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इफ यू विल सी दिस ब्लॉक आफ्टर सम टाइम, द ब्लॉक विल बी एट दिस पोजीशन, और जब ब्लॉक इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तब आप देखोगे कि इसने एक डिस्टेंस x भी कवर किया है, एक डिस्टेंस y भी कवर किया है। मतलब इसका जो मूवमेंट है वो x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है। बोलो ऐसा है? Yes, sir. है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स आपने यहाँ पर लगाया, मान लीजिए इस फोर्स को आपने थीटा एंगल पर लगाया, तो जो फोर्स आपने लगाया यहाँ पर, इस फोर्स के दो पार्ट हो गए बेटा।
एक पार्ट इसको x के अलोंग ले गया, एक पार्ट इसको y के अलोंग ले गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर इसमें मूवमेंट x के अलोंग भी हुआ, y के अलोंग भी हुआ, तो जो फोर्स आपने लगाया था बेटा वो फोर्स x के अलोंग भी था और y के अलोंग भी था, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कितना पोर्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कितना पोर्शन वर्टिकल डायरेक्शन में है, या फिर कितना पोर्शन उस लाइन के अलोंग है जिसके अलोंग मूवमेंट हो रहा है, कितना पोर्शन उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं बेटा कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने क्या देखा है यहाँ पर कि एक फोर्स था जो कि ऐसे कुछ एंगल पर एक्ट कर रहा था, थीटा एंगल पर, तो आपसे बोला जाएगा कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग दिस लाइन। तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये O हो गया, ये हो गया, तो O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस आएगा OA, इसे बोलेंगे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और लिखेंगे F cos थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है बेटा उसके अलोंग आता है cos थीटा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, जिसके अलोंग को एंगल बना रहा होता है उसके अलोंग आता है cos थीटा, और उसके ठीक परपेंडिकुलर एक ऊपर भी जाएगा एक नीचे भी जाएगा। हमें वो वाला लेना है जिससे कि ये वेक्टर जो है ना वो उन दोनों कंपोनेंट के बीच में आए। तो मतलब मैंने बोला कि हमें ऊपर वाला लेना है। अगर मान लीजिए ये वाली लाइन में ऐसे बनाता तो यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता और ये मान लेते बी, तो ये जो OB हो जाता है बेटा OB, इसको लिखते FY, और OB हो गया हमारा FY और ये होता है F sin। मतलब जिसके साथ एंगल बन रहा है उधर पर आएगा cos थीटा और उसके ठीक परपेंडिकुलर आएगा sin थीटा। कुछ बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, कि जिसके साथ एंगल बनाए उधर cos और उसके ठीक परपेंडिकुलर sin। मतलब ये हो गया हमारा f cos थीटा और ये हो गया हमारा f sin। ठीक है, ये हो गया हमारा f cos थीटा। आप चाहो तो पाइथागोरस लगाकर चेक कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज f के बराबर है ना, f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, f स्क्वायर कॉमन हो गया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, उसका अंडर हो गया f आ गया। तो इसको बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसी को बोलते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। फोर्स की जगह कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। ठीक, समझ आ गया? समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी कंसेप्ट का यूज करूंगा यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर पर आएगा cos सर थीटा एक और बार इसका फास्ट रिव्यू कर दो फिर से। क्या बेटा? सर एक बार फिर से बता दो ये फास्ट। देखो बेटा, ये जो फोर्स हमारा लग रहा है किसी एंगल पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर लग रहा है। तो जब ये कुछ एंगल पर लगेगा ना तो इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी आएगा। हॉरिजॉन्टल में भी आएगा मतलब OA के अलोंग भी मूवमेंट होगा, OB के अलोंग भी मूवमेंट होगा, है ना। तो इसका मतलब इस फोर्स का कुछ पोर्शन OA के अलोंग है और कुछ पोर्शन OB के अलोंग है। हमें पता लगाना है कि OA के अलोंग कितना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया FA। तो जो O से लेकर A तक का डिस्टेंस है दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, और वो लिखेंगे बेटा किसके बराबर, F cos थीटा के बराबर। अब कैसे लिखते, चलो और डिटेल में बता देता हूं आपको। ये पूरा वैल्यू कितना है बेटा, F। अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल OFA ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल को देखकर आपको पता चलता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OA अपॉन F। तो OA की वैल्यू कितना आया बेटा, F cos। समझ आया होगा? समझ आया बेटा? यस सर। तो ऐसे लिखते हैं, जो OA की वैल्यू है वो F cos थीटा है। सिमिलरली OFB ट्रायंगल लोगे आपको पता चल जाएगा FY की वैल्यू, मतलब OB की वैल्यू F sin थीटा। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, जिसके साथ एंगल बनता है उधर पे cos और उसके परपेंडिकुलर sin। ठीक,
क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अब वही सेम काम मैं यहाँ पर करूंगा इस पैरेललोग्राम में। तो जब आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, तो इन पैरेललोग्राम यू कैन से QT is equals to B cos theta and RT is equals to B sin theta। बोलो मैंने क्या सही लिखा? जो B था वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था ना हॉरिजॉन्टल के साथ। तो Q से T तक की वैल्यू होगी B cos थीटा और R से T तक की वैल्यू होगी B sin थीटा। Yes. क्लियर? अब आप लगाओ ट्रायंगल PRT। ट्रायंगल PRT की बात करोगे तो आपको मिलेगा PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा? PR स्क्वायर के बराबर। तो जो PT स्क्वायर है इसको आप क्या लिखेंगे? A प्लस B cos थीटा। P से T तक की डिस्टेंस A प्लस B cos थीटा है। क्या आपको समझ आया? ये हमारा वेक्टर A था, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A हो गया और QT हो गया B cos थीटा। तो A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बेटा समझ आया? Yes, sir. कोई दिक्कत होगी तो Yes, बोलना। yes, sir. नंबर बेटर है। अब इसके बाद क्या करेंगे? प्लस अब बेटा क्या है? RT। तो RT किसके बराबर है? B sin थीटा। इसको लिखो B sin थीटा होल स्क्वायर और PR is the resultant square R square। Now solve this। अब बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, स्क्वायर करना आपको आता है, उसी का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया बेटा, यही आएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है ना, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू मिल गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो the magnitude of the resultant will be obtained by this formula A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बोलो बेटा समझ आया? दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्टेंट है उसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बोलो समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये फॉर्मूला आपको Yes. याद रखना है, नहीं है बहुत यूज होगा, हर जगह यूज होगा पूरी फिजिक्स में फ्रॉम क्लास 11 टू क्लास 12। ठीक है, ये तो हमने बात किया कि मैग्नीट्यूड क्या है। ये वैल्यू हमने इसको कैलकुलेट किया बेटा, दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। यहां तक नोट कर लिया आपने? Yes, sir. ठीक है, अब क्योंकि बेटा रिजल्टेंट तो वेक्टर आएगा, दो वेक्टर को ऐड करके वेक्टर ही तो मिलता है। अगर हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। तो दो वेक्टर को ऐड करके अगर वेक्टर मिल रहा है तो अभी आपने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया बेटा? अभी आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, डायरेक्शन कैलकुलेट करना बाकी है। तो हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन? डायरेक्शन मींस एंगल। डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं होता, डायरेक्शन का मतलब होता है कितने एंगल पर है किसी पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट दैट। अब हम डायरेक्शन की क्या करेंगे बेटा? मींस वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा। हमें अल्फा निकालना है, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक, सो मैं लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे बेटा? वी कैन राइट डाउन tan अल्फा इज इक्वल्स टू RT अपॉन P। tan थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना।
क्लियर? Yes, sir. तो अब यहाँ पर जो आर टी है वो कितना है? आर टी है बी साइन थीटा, और पी टी कितना है बेटा? पी टी है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी cos theta. ठीक. So finally you will get the direction as alpha is equals to tan inverse b sin theta upon a plus b cos. अब ये tan inverse क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था. ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको इसको याद रखना है. जब न्यूमेरिकल लूंगा तो वहां समझाऊंगा क्या होता है. ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत जल्दी ही आ जाएगा, तो न्यूमेरिकल के टाइम पे मैं आपको समझा दूंगा क्या चीज है वो. ठीक है, Yes. ओके. अब बस यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है बेटा आपको. क्या ध्यान रखना है? ये जो हमने एंगल निकाला अल्फा, दिस इज द एंगल विद वेक्टर ए. विद वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ कितने एंगल पर रिजल्ट है. ठीक है ना? तो कैसे पता लगाओगे कि इसके साथ एंगल है? ये जो क्वांटिटी यहाँ पर डिसॉल्व नहीं की गई है उसी के साथ एंगल आता है. बी को डिसॉल्व किया मतलब ए के साथ एंगल है. अगर फॉर्मूला ऐसा बनता tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, तब क्या लिखते बेटा? तब आप बोलते कि b के साथ एंगल है. ठीक है, तो जिसको रिजॉल्व नहीं किया जाता उसी के साथ एंगल आपका आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. क्लियर? समझ आएगा? Yes, sir. यस सर. ठीक है, तो अब कुछ बेसिक से कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हम अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन कर पाए. कुछ बेसिक स्पेशल केसेस हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया ये जो एक जनरल फॉर्मूला बन गया. जनरल फॉर्मूला क्या बना आपका कि भाई मैग्नीट्यूड हमारा ये रहेगा और डायरेक्शन हमारा ये रहेगा. ठीक है, जब भी दो वेक्टर को ऐड करोगे इसमें से दो वेक्टर जल्दी कर. हाँ बेटा, कुछ बोला आपने? नो सर. तो अगर आपको यहाँ पर ये मिल गया कि भाई एक वेक्टर के साथ ये है, दूसरे वेक्टर के मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का ये है, एंगल ये है, तो वो हो गया किसी एक जनरल केस में. अगर एंगल थीटा है तो कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर बनेंगे. स्पेशल केसेस में अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मींस इफ वेक्टर ए इज पैरेलल विद वेक्टर बी. ठीक है ना? तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? तो जो रिजल्टेंट आएगा बेटा आर, आप लिखोगे आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0. cos 0 होता है 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. जिसको ना समझ में आए बोलना अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू हो गया बेटा ए प्लस बी. तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी. दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट. ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है बेटा. ठीक है ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b विल बी a प्लस b व्हेन दे विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. जब दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं. ठीक है, आया समझ में? सर यस उसका सर. हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? उसका जो फिगर होगा उससे एक्सप्लेन करना. कौन सा? सर जैसे जो आपने लिखवाया जब एक ही डायरेक्शन में, हाँ, तो सर इसका फिगर के साथ एक्सप्लेन करना कि कभी अपनी किसी फोर व्हीलर में धक्का मारा है स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट नहीं हो रही हो तो? नो सर. अच्छा, मतलब अच्छी वाली गाड़ी रखते हो. किसी को देखा धक्का मारते? जब किसी फोर व्हीलर को पुश करना होता है बेटा स्टार्ट करने के लिए, तो सारे लोग पीछे की तरफ जाते हैं और एक ही डायरेक्शन आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं. जरा सोचो, चार लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं, एक आगे से धक्का मारने लगे तो क्या होगा? कुछ वैसी फीलिंग लाओ अपने अंदर. बिल्कुल वैसी फीलिंग लाओ. ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर से लगाया 10 न्यूटन, एक और फोर्स इधर से लगा दिया 5 न्यूटन, टोटल कितना फोर्स कर दिया बेटा? 15 न्यूटन. क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है ना? यस सर.
तो ये होता है, और यही होता है मैक्सिमम रिजल्टेंट। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा। एंड अल्फा विल बी 0 बेटा, अल्फा आ जाएगा 0, क्योंकि क्या था अल्फा का फॉर्मूला tan इनवर्स b sin थीटा। b sin थीटा मतलब sin 0 0 हो गया, तो tan इनवर्स 0 मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा हो जाएगा 0। ठीक है, अभी आप इसको इसी से समझ रहे हैं। tan अल्फा इक्वल टू आपने पढ़ा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अब ये थीटा क्या हो गया बेटा 0, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो tan अल्फा हो गया 0, तो अल्फा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए और बी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो और जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा बेटा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए और बी एक्ट कर रहे थे। दूसरा केस बेटा, दूसरा केस आप ये बना सकते हो, इफ बोथ आर एंटी पैरेलल, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो in that case resultant will be under root a square plus b square plus 2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1, तो ये हो जाएगा a square plus b square minus 2ab, तो ये हो गया अंडर रूट a minus b का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a minus b, and this is known as the minimum resultant। ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा बेटा। ठीक है, और जब आप यहाँ से अल्फा निकालेंगे, अल्फा विल बी इक्वल टू क्या, यहाँ पर हम डायरेक्शन से ये लिखते हैं, चलो अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 अपॉन a प्लस b cos 180। तो बेटा यहाँ पर देखो ये tan अल्फा है, sin 180 भी 0 होता है, इसलिए अल्फा भी क्या हो जाएगा 0। तो अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट आएगा a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब हुआ बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले मैग्नीट्यूड को माइनस कर देना, और रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों समझ आया बेटा। जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट, एंटी पैरेलल होंगे तो मिनिमम रिजल्टेंट। गॉट इट? यस सर। ठीक, और एक तीसरा केस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास ओवर कर देते हैं, कल से क्वेश्चन नहीं। तीसरा केस और थोड़ा टाइम और चाहिए आपको बस। देखो क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं देन तो रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है ना, cos 90 अगर 0 हो गया तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90। अब sin 90 क्या होता है बेटा 1 होता है, तो आप लिखोगे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन b। So if two vectors are perpendicular to each other, in that case, आगे समझ? बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं पर समझ आ गया ना? नो सर। Yes, sir. यस सर। चलो, तो ये तो हो गए फॉर्मूले, और इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स